आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म कहा जाता है, बर्बरता, क्रूरता, विध्वंस, अनैतिकता। आतंकवाद विश्व और समाज सभी के लिए कोड है। आतंकवाद के दलदल में फंसा इंसान इस धरती पर सिर्फ एक कलंक है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी हारता नहीं, जो कभी झुकता नहीं, कभी डरता नहीं। इस सत्य को लेकर हम लोग हर दिन चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात और जज्बात अगर उनकी कदर न हो सके तो हल हमें काफी कबूल नहीं होगा। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं यासीन मलिक के गुनाहों का वो हिसाब जिस पर एनआईए कोर्ट ने विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब हम अगर देखें कि धारा 120B के तहत उसे 10 साल की सजा और 10,000 जुर्माना बताया गया, सुनाया गया। धारा 121A के तहत 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। यूएपीए की धारा 13 के तहत उनको 5 साल की सजा सुनाई गई। फिर यूएपीए की धारा 15 के तहत 10 साल की सजा उसे सुनाई गई यासीन मलिक को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूएपीए की धारा 17 जिसमें उम्र कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यूएपीए की धारा 17 के तहत उसे उम्र कैद की सजा हुई और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और यूएपीए की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना सुनाया गया है। यूएपीए की धारा 20 के तहत 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यूएपीए की धारा 38 और 39 उसमें 5 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये 38 और 39 के तहत 5 साल की सजा दी गई है और 5,000 रुपए का जुर्माना उसको लगाया गया है। अब चर्चा करते हैं पाकिस्तान की। हिंदुस्तान में जो आतंकवाद को फैलाने वाला आदमी, खून फैलाने वाला आदमी जिसको आज सजा सुनाई गई यासीन मलिक को, उसको लेकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो आप देखिए। शहबाज शरीफ साहब हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि दुनिया को भारत के जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कैदियों के साथ भारत सरकार के दुर्व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। प्रमुख कश्मीरी नेता यासीन मलिक को आतंकवादी ठहराना भारत में मानवाधिकार के हनन की आलोचना करने वाली आवाजों को चुप करने का निरर्थक प्रयास है। मोदी सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। अब सुनिए इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मैं कश्मीरी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मोदी सरकार की फांसीवादी नीति की कड़ी निंदा करता हूं। यासीन को अवैध रूप से रखने, फर्जी आरोपों में उन्हें सजा देना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत अधिकृत कश्मीर में हिंदुत्व फांसीवादी मोदी सरकार के राज्य पोषित आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये इमरान खान का ट्वीट है। बिलावल भुट्टो जो जरदारी साहब जो हैं विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो भी इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं कि निंदा करता हूं यासीन को अवैध रूप में जेल में रखकर फर्जी आरोपों में सजा देना कि जो मसला है उस पर उन्होंने कहा, मैं मनगढ़ंत आरोपों में यासीन मलिक को भारतीय अदालत द्वारा गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने की कड़ी निंदा करता हूं। यासीन मलिक भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेताओं के बीच प्रमुख आवाज हैं। दशकों से भारत द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और उनके दृढ़ संकल्प को इस तरह से हिलाया नहीं जा सकता। ये बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। पाकिस्तान में जो क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, हालांकि हिंदुस्तान में उनके लोग बहुत सारे फैन भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी यासीन मलिक के समर्थन में ट्वीट किया है। शाहिद अफरीदी ने लिखा है कि मानवाधिकार हनन के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने के
भारत के निरंतर प्रयास निरर्थक हैं। यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप कश्मीर की आजादी के संघर्ष को रोक नहीं पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र से आग्रह है कि वो कश्मीर के नेताओं के खिलाफ अनुचित और अवैध कार्रवाई पर ध्यान दे। ये शाहिद अफरीदी जो क्रिकेटर हैं, दुनिया में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने भी चर्चा की है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क देखिए कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को किस तरह से समर्थन कर रहा है। ये साफ साफ नजर आ रहा है। जो लोग हिंदुस्तान में खून बहा रहे हैं, बरसों बरस से आतंकवाद फैला रहे हैं, उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। अब आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं इस मसले पर। जो पाप यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों ने किए, इनको इनके किए हुए गुनाहों की सजा मिली है। कश्मीर घाटी के अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो या जम्मू के लोग हों, इस आतंकवाद की आग में घर के घर बर्बाद हुए हैं और मासूमों की हत्याएं करके इन आतंकवादियों ने जो पाप किए हैं, इनके पापों की, इनके गुनाहों की सजा कानून तो इनको दे रहा है, इनको भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। जो पाप, जो हत्याएं, जो कत्ल इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं। आज के प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं। इससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या यासीन मलिक की सजा अलगाववादियों के लिए सबक बनेगी? क्या यासीन मलिक की सजा अलगाववादियों के लिए एक सबक बनेगी? इसका जो जवाब है वो आप अपनी राय हाँ या ना में दे सकते हैं न्यूज इंडिया 24/7 के ट्विटर हैंडल पर। आप ट्वीट करके भी अपनी राय हमें दे सकते हैं और हाँ या ना में भी न्यूज इंडिया 24/7 पर राय दे सकते हैं। आज के हमारे खास मेहमानों पर हम डिबेट को शुरू करेंगे। जी, चर्चा शुरू करते हैं। यासीन मलिक को आज ही सजा सुनाई गई है। आपको खबर पता होगी कि उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है टेरर फंडिंग के मामले में। खासतौर से जो दिल्ली की विशेष अदालत है, NIA की अदालत, उसने सजा सुनाई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है। देश भर में भी उसकी प्रतिक्रिया हो रही है और दुनिया के कुछ और हिस्सों में भी, खासतौर से पाकिस्तान ने जिस तरह से रिएक्ट किया है और एक बार फिर साबित किया है कि वो आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रविंद्रा पंडित साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, कश्मीरी पंडित हैं। सनम शाह कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जाद कारगिली कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। और UNI के एडिटर इन चीफ और मेरे मित्र अजय कौल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका आपको बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्रा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। इस जो आज फैसला आया है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ विडम्बना ये है कि 32 वर्ष हो गए इस फैसले को आए हुए आज। तो सबसे पहले बड़ी बात ये है कि ये जो पोल सवाल है आपका कि सबक है ये सभी आतंकवादियों के लिए, आतंकवादी संगठनों के लिए और खुसूसन उन मुल्कों के लिए जिनकी शह पे ये आतंकवाद हमारे कश्मीर में फैलाया गया। तो ये एक सबक जरूर है, पर इससे जो है सब लोगों को ये देखना है कि इससे भी ज़्यादा संगीन जो आतंकवादी है, जिन्होंने कबूल भी करा कि हमने 24 से ज़्यादा जो है कश्मीरी पंडितों की हलाकत करी है, मारा है, वो बिटा कराटे जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो उनको भी जो है तुरंत ट्रायल करी जानी चाहिए। और ये हमारे जो आका उस पार बैठे हैं, ख़ास तौर पे यासीन मलिक की अभी भी बड़ी तोती है, बोल रही है POJK में, तो उस पार जो 10 ज़िले हैं हमारे POK में, वहाँ JKLF का अच्छा खासा जोर है। वहाँ पे कल से ही प्रदर्शन भी चल रहे हैं, मैं खूब नज़र रखे हूँ उधर भी उस इलाके पे। तो यहाँ एक ठोस सबक ये मिला है इन आतंकवादियों को। ख़ास तौर पे हम कश्मीरी पंडितों ने जो झेला है, तो हम तो डायरेक्टली इफेक्टेड हैं और हम जानते हैं कि 32 वर्ष क्या होता है, क्या होता है इसको। अजय कौल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, UNI के एडिटर इन चीफ हैं, कश्मीर के बारे में बेहद समझते हैं, कश्मीर से खुद हैं, उन्होंने आतंकवाद की घटनाओं के वो एक तरह से गवाह भी हैं और विस्थापन का
दर्द भी उन्होंने झेला है। अजय, आपका मैंने ट्वीट देखा अभी इस फैसले के बाद, जिसमें लगता है कि आप इस फैसले में जो सजा मिली है उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं। जी, तो मैं एक संक्षेप में ये कहूँगा कि ये देर आए कम दुरुस्त आए, जी क्योंकि जो मैंने एक ट्वीट भी किया है, जितने उन्होंने क्राइम किया है यासीन मलिक ने, जी उसके हिसाब से ये बहुत कम सज़ा है। जी क्योंकि आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों की जाने गई है। जी अब ये भाई साहब कहते हैं कि मैं गांधीयन हूँ, मैं गांधी हूँ। जी मैं बहुत पहले भी ये पूछ चुका हूँ कि गांधी ने कितने लोगों को मारा था, जी और जबकि यासीन मलिक खुद मानते हैं, खुद माना है कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों को खुलेआम कत्ल किया था। जी और भी कई सारे इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि ये जेकेएलएफ के पहले वन ऑफ द जो फर्स्ट बैच था जेकेएलएफ का, उसके आतंकवादी थे ये पहले ग्रुप में। तो इन्होंने कई लोगों को मारा है वहाँ पे। जी कई लोग रिपोर्टेड है, कुछ केसेस रिपोर्टेड है, कुछ केसेस रिपोर्टेड भी नहीं है। जी तो 32 साल, 32 साल तो 90 में हो गए थे, बट ये इनका काम शुरू हो गया था, आतंकवाद का काम 88 में शुरू हो गया था। जी तो अब आप खुद ही जांच लीजिए कि क्या ये सजा सही है क्या। जी लेकिन अजय जी, अभी तो पाकिस्तान का मैं देख रहा था, पाकिस्तान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो बार बार इसमें दखल देता है और आतंकवाद में उसका साथ माना जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और लोगों ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये मानवाधिकार का हनन है और यूनाइटेड नेशन को इसमें दखल देना चाहिए। मैं इनफैक्ट अभी ट्वीट ही करने वाला था कि अगर किसी को प्रूफ चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के साथ है या पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को सपोर्ट करता है, जी अगर और कोई प्रूफ चाहिए तो ये है, उनके प्रधानमंत्री खुलेआम ट्वीट करते हैं जी डिफेंस में एक आतंकवादी जो डिक्लेयर्ड आतंकवादी है इंडियन कोर्ट में, उसको आतंकवादी जो नॉन आतंकवादी है जी उसको डिफेंड कर रहे हैं। जी तो और क्या सबूत चाहिए आपको पाकिस्तान का रोल। जी 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 हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपके पास मैं लौटता हूँ, बहुत सारी बातें करनी है आपको कश्मीर को लेकर। जनार्दन जी, क्या अब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जनार्दन जी शायद अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए। सज्जाद कारगिली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, मेजर जनरल के सिन्हा, आपने कश्मीर में बहुत वक्त निकाला है, आपकी एक्सपर्टीज़ है और डिफेंस में मुझे नहीं पता आपने कितने आतंकवादियों को उड़ाया है कि नहीं उड़ाया है, लेकिन आज का जो फैसला है, क्या उसका जो सवाल हमने किया कि इससे आतंकवादियों को, अलगाववादियों को सबक मिलेगा, कश्मीर के हालात सुधरेंगे? देखिए विजय जी, एब्सोल्युटली देखिए, मगर 40 साल बाद यस, देखिए जो ये है, ये इन्होंने अपने ज्वाइन की थी जेकेएलएफ, वो 1980 में किया था। और जी। पहली बार जो बात थी, यदि सूत्रधार कहेंगे आतंकवाद का, जी तो वो उनका मुखौटा है। जी 1984 की कोई जिक्र नहीं करता, पहली बार। और मैं जम्मू एंड कश्मीर में था, जी 79 में मेरी कमीशनिंग हुई थी और उसके बाद मैं वहां पर ही था 80 से। तो उस दौरान 84 में आपको याद होगा, पहली बार जब आगाज हुई थी, तो वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था वहां के स्टेडियम में, उसको कराने वाला, उसको रोकने वाला, उसमें झंडा फहराने वाले पाकिस्तान का, और उसके वो था यासीन मलिक। जी उसके बाद जब आप देखिए, लोग कहते हैं कि इसे 88 में ज्वाइन किया जी। है। मेरे से पूछे जो वहां पर लोगों ने जमीनी, क्योंकि हमारे तो लिस्ट में होते थे ये जी। यासीन मलिक, जी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जी। भारत की धरती पे भारत के खिलाफ जो देशद्रोह इनका नहीं मानता है, ये वॉर अगेंस्ट ए नेशन, वो इन्होंने पूरे दुनिया को बताया। इन 1987 में जब ये उधर क्रॉस कर गए, पीओके में गए, और उसके पहले भी ये गतिविधियां की। जो जेकेएलएफ है, उसकी जो संगठन है, वो 1980 में हुई। जी हाँ, इन्होंने धीरे धीरे काम किया। 300 लोग मारे गए हैं। लोग बात करते हैं कि 1990 की घटना केवल एयरफोर्स के ऊपर में तो 20 अफसरों के ऊपर में अटैक हुआ था, जिसमें 4 की शहादत हुई थी, उसकी बात करते हैं। जी केवल हम भूल जाते हैं, रूबिया सईद की बात करते हैं कि इनको उन्होंने किडनैपिंग किया था और 5 आतंकवादियों को। जी फिर हम ले आते हैं हुर्रियत 1990, फिर 90 की बात करते हैं, फिर 93 की बात, मगर ये भूल जाते हैं
कि ये सूत्रधार हैं, इसलिए पाकिस्तान से आज लोग इतनी बातें उठा रहे हैं। जी अफजल गुरु के बाद आपको 2013 में उसको फांसी की सजा हुई। मुझे तो ये उम्मीद है, और उम्मीद अभी मैं नहीं, कि इसको कैपिटल पनिशमेंट भी कम रहेगा, जी ये कम रहेगा। यही हम जानना चाह रहे थे कि क्या आप जो आज फैसला आया उससे सेटिस्फाइड हैं? ये है, ठीक है, या अदालत की प्रक्रिया है, उन्होंने कितने सबूत इकट्ठे किए, चार्जेस लगाए गए। और मेरा ये मानना है 9 केसेस के अंदर में आप सब जगह दोषी पाए जाते हैं, जी जिसमें कि हत्याएं हैं, जी तो आप उसको उम्र कैद से, ये तो मैं नहीं मानता, ठीक है, ये मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, जी मगर जो आपने सवाल किया है, बड़ा सवाल, क्या देश के लिए सबक होगा? सबक है। 40 इयर्स के बाद, 40 साल बाद, ये नहीं कि कश्मीर के पंडितों का ही इन्होंने यही किया है, जी इनके हाथ पूरे खून से रंगे हैं। और जिस तरह से इन्होंने हुर्रियत को एक पूरे ल्यूटेंस दिल्ली के अंदर में, ये कहते हैं कि 9 प्रधानमंत्री के साथ हमारा मिलाप रहा, जी ये कहते हैं जी। ये, और मैं गांधीयन हूं। तो आप इतने चूहे मारने के बाद, उसके बाद आप एक मुखौटा पहना कर, और वो कहते हैं कि हम ये केस की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जी हम अपने लिए वकील नहीं रखेंगे। जी मुझे उम्मीद है कि अभी भी, क्योंकि बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग, मैंने ठीक खुद है। आंखों से देखा है, जी तो ये चीज ऐसे नहीं निकलनी चाहिए। पर मुझे बहुत खुशी है कि 40 साल बाद पहली बार एक जी। न्याय प्रक्रिया के अंदर में इतना बड़ा NIA ने कदम उठवाया है। ठीक है सर। जनार्दन सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जनार्दन जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, यह तो देर से लिया गया सबसे उचित और कठोर कदम है। जी मैं तो न्यायालय को मैं बधाई देता हूं, न्याय को बधाई देता हूं जी। कि भारत का न्याय भारत के किसी भी स्तर पर होने वाले अपराध और अपराधी को कभी बख्शा नहीं है जी। और यह भारत की खूबी है, भारत के संविधान की खूबी है और भारत की न्याय की खूबी है जी। मैं वैसे न्यायालय और उस न्याय को भी मैं हृदय से नमन करता हूं जी। कि ऐसे अपराधियों पर भले देर से ही सही, लेकिन कठोर और सही कदम उठाया गया है जी। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को उम्र कैद ना होकर करके, मेरी अपनी विचार है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है। उम्र कैद दे करके भी वैसे उन लोगों को उतना दिन समय बिताना, जगह और फिर भोजन भारत का देना, खर्च करना, यह भी नहीं होना चाहिए। वह तुरंत ठीक है। फांसी होनी चाहिए कि उसकी बात खत्म हो जाए। जी। जितना दिन वह ऐसे उस समय बिता लिया, वह समय बीतना नहीं चाहिए। यह मेरा सीधे यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। ठीक है। सज्जाद कारगिली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सज्जाद जी, यदि मेरे आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं सबसे पहले, कि इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं और इसका क्या असर होगा? जी, असर तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा जो मानना है कि NIA कोर्ट का फैसला है, वर्डिक्ट है जी। और यासीन मलिक के खिलाफ जो केसेस रखे गए थे, उस पर यासीन मलिक ने कबूल जो भी उनके ऊपर इल्जामात थे, उन इल्जामात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है जी। अब इस पर तो कोई बात रहती नहीं है कि कही जाए, लेकिन मेरा एक बात ये भी कहना है कि इन पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज अगर कोई रहा कश्मीर के अंदर, तो वो कश्मीरी आम आवाम है जी। और अब समय आया है कि सरकार को जो कश्मीरी जनता है उनके साथ एक वार्तालाप शुरू होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और कम से कम अब थोड़ा आगे जा कर के देखना चाहिए। मैं बड़ा हैरान होता हूं विजय जी, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, आज हमने देखा कि पाकिस्तान जो है हर इशू पर कश्मीर के जो है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। आज आप देखें पाकिस्तान खुद के अंदर जो है वो एक वार की सी सिचुएशन है, वो अंदर एक खाना जंगी की सी सूरत हाल है और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी आप देखेंगे कि वो
उनके लिए कोई इशू बचा नहीं है जिस पे बात करें, तो एक वो इशू है कश्मीर का जिस पे बात करके वो अपनी सियासी रोटी सीख रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब थोड़ा हमें यासीन मलिक से भी आगे जाकर के देखना चाहिए और कश्मीर में एक लार्जर एवरलास्टिंग पीस के लिए सोचा जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया। अजय, आपको निकलना है, मुझे पता है आप व्यस्त हैं, इसलिए आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूं अभी इस प्रोग्राम के लिए आपके साथ, कि जो सज्जाद साहब ने कहा उस पर आपका क्या रिएक्शन है कि ये सजा तो हो गई, कबूल भी कर लिया उन्होंने, अब कश्मीर के अवाम के बारे में सोचा जाए, पाकिस्तान को लेकर सोचा जाए। और एक छोटा सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो यासीन मलिक ने कहा कि वो एक तरह से हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से भी कनेक्शन में रहे हैं लंबे समय तक, जिसको पाकिस्तान आज पॉलिटिकल क्रिमिनल के तौर पर या पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर कह रहा है। नहीं, वो तो देखो, ये तो एक फसाड जो हुआ था ना 1994 में, जब यासीन मलिक ने एक्चुअली, क्या आपको बताओ कि यासीन मलिक को, बिकॉज ये प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप था जी, तो इसको पाकिस्तान ने वीकन कर दिया जी, तो जब ये वीकन हो गए, इससे स्प्लिट हो गए, इसके JKLF के टुकड़े हो गए जी, तो ये बहुत वीकन हो गए, तो इसने अब एक मुखौटा पहन लिया पॉलिटिकल लीडर का, एक गांधीयन, मैंने तो हथियार छोड़ दिए जी, क्योंकि इनकी मिलिटेंट जो कैडर्स थे वो तो या तो मारे गए, हिजबुल मुजाहिदीन ने मार दिए, या उनको हथियार नहीं मिले, मतलब वीकन कर दिया पाकिस्तान ने जी। तो फिर ये मुखौटा पहन के घूमते रह गए, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ। फिर ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब का गठन हो गया तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में घुस गए, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का टोगा पहन के ये जो, जैसे वो कह रहे हैं कि वेरियस गवर्नमेंट्स ने, पहले NTA ने, UPA ने, सब ने उनको बातचीत का न्योता दिया, बातचीत करने का जो सोचा। अभी जो सज्जाद करगिली भी कह रहे थे जी, बातचीत कर लीजिए, बट ये मुझे समझ नहीं आता, ये बातचीत करके करना क्या है, हासिल क्या करना है, बातचीत करना किस लिए, फॉर व्हाट जी। अभी अगर डेवलपमेंट करनी है, अगर डेवलपमेंट का इशू है, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो देयर मैकेनिज्म्स है, इलेक्शंस है, पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके थ्रू आप इश्यूज उठाइए ना। तो बातचीत किससे करनी है? आप एवरलास्टिंग पीस, पाकिस्तान, आप देखो पाकिस्तान वहां पे एक जो इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक, जो वहां पे खून खराबा कश्मीर में है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान जी। तो कश्मीरियों से बात करके ये मतलब आप चाहते हैं कि पाकिस्तानियों से भी बात ना करें, कश्मीरियों से भी बात ना करें? छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं। खून खराबा तो खून खराबे से रोकना पड़ेगा ना। यू हैव टू, देखो जो टेररिस्ट जिसने हथियार उठाए हैं उसको तो आप खत्म करेंगे, तभी तो गोली का जवाब गोली आप कह रहे हैं, बोली नहीं। हाँ, मेरी तरफ से यही है। चलिए, मैं तो यही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे आगे, लेकिन ब्रेक पर जाने का वक्त है। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आज के पोल का सवाल एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि आज के पोल का सवाल क्या है, जिस पर आप हमारे को राय भेज सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia24/7 पर। आज का सवाल है कि क्या यासीन मलिक की सज़ा अलगाववादियों के लिए सबक बनेगी? आप अपनी राय भेज सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं। हम शो के आखिर में आपको नतीजा बताएंगे इस पोल का। छोटी सी ब्रेक का वक्त है, तुरंत लौटकर आते हैं। विद्वत पैनल हमारे साथ है, गंभीर इशू है, आप कहीं मत जाइएगा। लोगों के एहसासात और जज्बात अगर उनकी कदर न हो सके तो हल हमें काबिल कबूल नहीं होगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा करेंगे हमारे विद्वत पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ ट्वीट्स देखते हैं जो हमें हमारे दर्शकों ने भेजे हैं। फिरोज साहब ने लिखा है कि देश में अब वो जमाना गया जब आतंकियों के लिए सरकार बिरयानी परोसती थी। ये फिरोज ने ट्वीट किया है। गोपाल मिश्रा ने ट्वीट किया है कि अलगाववादियों ने घाटी में हजारों बेगुनाहों का खून बहाया है, उसका अब हिसाब होगा। माही गिल 98 ने ट्वीट किया है कि घाटी के युवाओं में जहर घोलने वाले हर आतंकी की सजा केवल मौत है। चर्चा शुरू करते हैं। जनार्दन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जनार्दन जी, एक तो पहले बधाई कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। कल उसके 8 साल का जश्न भी हो रहा है।
क्या आप समझते हैं कि मोदी सरकार के दौरान 8 साल में कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा काम हुआ है, खासतौर से 370 को हटाने के बाद? जी जी कट गया था मैं। देखिए, कश्मीर की हालात सुधरना जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय से शुरू हो गया। और आपने देखा भी है कि 370 हमने हटाया, जो स्पेशल वहाँ एक दर्जा, और खास करके ही आतंकवादियों को आतंक करने में एक विशेष छूट देते थे, उसको एक अलग से इसके वजह से उसको एक अलग से सपोर्ट मिलता था। हमने 35 से हटाया और कानून को वहाँ सख्त करने का काम किया। कानून को इस टाइप से सख्त हुआ कि कोई भी वहाँ, पहले आप देखते हैं पत्थरबाजी होता था, वहाँ दिन दहाड़े ऐसे भी आतंकवादी घुस कर करके और परेशान करते थे लोगों को। सर, अब भी लेकिन आज वह तो हो रही नहीं है, है। आज कश्मीर में अमन चैन का माहौल नहीं हो रही है, तो कार्रवाई हो रही। आज आपको मैं बता दूं, यही सबसे बड़ा फर्क है कि कल आतंकवादी घटनाएं होती थी तो वैसे आतंकवादियों को पकड़ कर करके और जेलों में रख करके उन्हें बिरयानी और खिलाया जाता था, उन्हें अलग अलग खाने परोसे जाते थे। और आज यह है कि आज अगर आतंकवादी आतंक करता है तो उसको गोली पहना दी जाती है, उसको गोली खिलाई जाती है। दोनों में यही अंतर है। आज के हमारे सेना के जवान, आज के हमारे वहाँ के प्रशासन में लगे लोग वैसे आतंकवादियों को देखते गोली मारने के लिए निर्देशित माने अपने को है, और वैसे लोगों को कहीं भी कहीं कोई जगह नहीं है। आतंक करते हैं तो आप देख रहे हैं को पकड़ा रहे हैं तो जेल नहीं जा रहे हैं, वो सीधे ऊपर जा रहे हैं। और इसके वजह से आज आतंक पर भी वहाँ ब्रेक लगा है। और मैं यह कहूँ कि आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन नीचे भी हुआ है। वैसे लोग जिनको 370 का वजह से जो केंद्र की सरकार जो आम लोगों के लिए जो राहत देती थी नहीं मिल पाता था, जैसे उनको आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिलता था, उन वहाँ के किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिलता था, वहाँ के लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से बिजली नहीं मिलती थी, वहाँ के लोगों को जो सुविधाएं, अन्य सुविधाएं जो हम देते थे जैसे आयुष्मान भारत के माध्यम से उनको गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, यह तमाम सुविधाएं जो आम देश के हर जगह पर है, वहाँ के भी गांव गलियारे के लोगों को रहने वाले समान लोगों को वहाँ उपलब्ध होने लगा है। और आतंकवादी इसी साये में वह लोगों को यह राहत नहीं देने देता थे। और आज इसलिए आज हमें यह गर्व भी है हमें कि आज हमारे प्रशासन इस टाइप से सख्ती से काम कर रहा है कि पूरे देश में एक कानून, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के तहत काम भी हो रहा है। और कोई भी आतंकवादी अगर कश्मीर में भी, घाटी में भी अगर गलत करता है तो उसके ऊपर हम सख्ती से कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। जी, सनम शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आपको मैं यह बता दूं जी कि चुप हो जाइए सर, स्टॉप सर, आपको बड़ा सुन लिया, स्टॉप टॉकिंग। जी हेलो जी सनम, हाँ जी सर, हेलो सर, बात ये है कि आपको आवाज आ रही है सर? कि जो यह सजा भी जो हुआ है ना, वे लोगों ने कश्मीर घाटी को रुलाया है। कश्मीर घाटी के लोग हमेशा रक्त रंजित होते रहे हैं। तो आज इनको जेल में रह करके पूरे जिंदगी रो करके बिताना पड़ेगा। उस जगह पर इनको अंतिम सांस लेना पड़ेगा जहां उनको कठोर से कठोर वहां सजा के लिए जो बनाया गया है उनको भोगना पड़ेगा। क्या रिएक्शन है आपका आज के फैसले पर कोर्ट के? जी सर, देखो, रिएक्शन ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि कोई भी हुकूमत जो है ना कोर्ट से बड़ी नहीं होती है। पर आज मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी की लीडरशिप जितनी भी है ना, वो कोर्ट को रिजेक्ट कर रही है, वो कोर्ट को डिसलाइक कर रही है, कह रहे ये फैसला होना चाहिए था, ये फैसला होना चाहिए था। तो सर रिएक्शन तो दिया जा सकता है, कोर्ट पर रिएक्शन तो दिया ही जा सकता है फैसले पर। एक सेकंड सर, बीजेपी के नेता और आरएसएस नहीं फैसला लिख सकती जी, वो कोर्ट के जज बैठे हुए हैं जी, उन्होंने कानून की किताबें पढ़ी हुई हैं जी, क्या है क्या नहीं है। बट मैं आपको एक चीज रियलाइज करना चाहता हूँ, जिस टाइम से ये कांग्रेस जो है रिएक्शन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, इन्होंने क्या किया सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे जी, ठीक है, मैं आपको काम की और मकसद की बात बताना चाहता हूँ। और ये जो आज जहर उगल रहा है ना, मैं उस जहर की दवाई दे रहा हूँ आपके स्टूडियो के लोग में बैठे हुए और देश के लोगों को भी। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
जब पाकिस्तान का दौरा किया, वो जब वापस आए उन्होंने कहा कि तुम अपने भाई को बदल सकते हो पर पड़ोसी को नहीं। दूसरी नंबर 1 बात। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत पर जो है यासीन मलिक हाथ मिला रहे थे। सर, यासीन मलिक डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत पे हाथ मिला रहे थे तो मसूद अजहर की टांगें दबाते हुए ये लोग पाकिस्तान छोड़ने जाते थे। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, और रही बात, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, 370 और 35 एक के बाद रियासत में क्या बदला है? जम्मू कश्मीर हमारा आबाद था, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आतंकवादी जिसको इन्होंने राष्ट्रपति मेडल दिया हुआ था, जिन्होंने उसको इतना बड़ा मेडल दिया हुआ था, मुझे बाद तक उसको नवाजा। सर वो डीएसपी दलविंदर 4 आतंकवादी बैठाकर दिल्ली में ले जाता है, इनकी हुकूमत ने उसको बाहर निकाला। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ आ रही है। मेजर जनरल के सिन्हा, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं इनकी बात को लेकर, सनम जो बात कर रहे हैं? देखिए, सनम साहब जो बात कर रहे हैं उसके अंदर में इनकी क्या मंशा है, किस चीज की बैकग्राउंड से ये बोल रहे हैं, या तो इनको पूरी समझ नहीं है या उन चीजों को कर रहे हैं कि एक मिनट खत्म करने दें। जी सनम एक बार बोल, सनम आपके पास आएंगे लौटकर, जानता हूँ सनम लौटकर आएंगे आपके पास। जी ठीक है, ये दिक्कत है सर, यहाँ पे नेटवर्क बंद कर दिया है, मेरा डिस्कनेक्ट कब हो जाएगा कोई पता नहीं चलता सर। यहाँ एक मिनट, मेजर जनरल सिन्हा बोल रहे हैं, आता हूँ आपके पास। जी देखिए भैया जी, आज तो है ये डेट है यासीन मलिक को जो सजा दी जी, और ये देखिए, आपको ये सोचिए, मैं कह रहा हूं 80 के दशक 1980 से ये आदमी आतंकवाद का एक्चुअल मखौटा था जी, चाहे वो सेपरेटिज्म हो, चाहे जिहाद की लड़ाई, चाहे हुर्रियत के अंदर में बैठ करके दूसरे देशों में भारत के बरखिलाफ सेपरेटिज्म, भारत से निकलना, भारत के अगेंस्ट मुहिम चलाना, एक वॉर चलाना, हाइब्रिड वॉर के अगेंस्ट का हिस्सा था ये जी। अगर उसको 2019 में जाकर के JKLPF को उसको पहली बार ये बताया गया, आपको इतना साल लग गया, इतना साल लग गया क्योंकि इसके पहले जो लोग भी थे उनके साथ मंशा नहीं थी कि इनको किया जाए। आप 10 साइड इसको कारपेट में करना चाहते हैं, और ये देखिए उसके बाद जो आप देख रहे हैं 16-17 के अंदर में बुरनवारी का जो हुआ था, उसके बाद जिस तरह से चीजें आई हैं, 3000 पेजों का चार्जशीट है, 9 चार्जेस लगे हैं जी, और उसके ऊपर में सब में सजाएं हुई, मतलब वो दोषी है, वो कहता है हाँ दोषी हैं। तो मेजर जनरल सिन्हा, क्या मैं ये बात समझूं कि आप जो बात कह रहे हैं उसका मतलब है कि आज जहां तक ये फैसला पहुंचा है उसकी क्रेडिट आप मौजूदा सरकार को देना चाहते हैं? देखिए, सरकारें तो आती जाती हैं, मगर ये सरकार जो है आज के दिन में जरूर, क्योंकि मैं 1979 से कमीशनिंग के लेकर 2016 तक यहाँ पर अपना योगदान दिया हूँ जी, और इन चीजों को देखा है जमीन के ऊपर कि किस तरह से आपके हाथ को बांध करके ऑपरेशन चलते थे। यदि ऑपरेशंस आज के दिन में, क्योंकि जमीनी हालात, आप हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर को लड़ रहे हैं, आप इसको आतंकवाद का नाम दीजिए, मैं नहीं देता, ये वहां से चलाएगा। और देखिए क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग तो कहते हैं यूएन में चले जाओ, तो कहते हैं चाइना से, वो बोलते हैं कि चाइना को इंटरवीन करना चाहिए कि इसको सजा हो जाए जी, सजा, और वो कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट होता तो क्या। मुझे पूरा उम्मीद है NIA इस आगे तक लेके जाएगा, और इसके अलावा 6 लोग और हैं जिसके ऊपर सजा होती है जी, तो इसके चार्जशीट के साथ में और 6 लोग जुड़े हैं। ठीक है, तो ये देखिए शुरुआत है जी, शुरुआत बहुत अच्छी है। ये 370-35A के बाद कोई ठोस कदम है मेरे अनुसार सिक्योरिटी के ऊपर में, तो ये कदम है जी। सज्जाद, मैं आपके पास आऊँ, पहले रविंद्रा जी के पास जाना चाहता हूँ। पंडित जी, आप इतने समय कश्मीर में रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कोई बड़ा बदलाव है, और क्या ये बात ठीक है कि सारे मुसलमानों को जो कश्मीर में रह रहे हैं उनको एक गलत नज़रिए से नज़र से देखना? जी हाँ, मैं तो ये हर एक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मैं 2006 से कश्मीर में रहता हूँ, और आपको ये बड़ी खुशी होएगी ये सुन के कि पिछले 5 साल से मैं ठीक LOC पे जाता रहता हूँ, केरन टंगडार सेक्टर में, और हम एक शारदा मंदिर बना रहे हैं इस टाइम जो है टीटवाल में, ठीक LOC के ऊपर, बिल्कुल पाकिस्तानी रेंजरों के सामने। मैंने वहाँ पे जो स्थिति देखी है, वर्तमान मुझे लग रहा है हवा बदल गई है, पर
पाकिस्तान की शय पे जो हमारे यहाँ 10 से 15% उग्रवादी हैं, टेररिस्ट संगठन हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनको मिला के 15% में बोल रहा हूँ, वो ठीक नहीं होएंगे जी। उनकी पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं। अब वो टारगेट किलिंग्स पे दोबारा आए हैं, पोस्टर्स लगाने पे दोबारा आए हैं। आप देखिए पिछले 6 महीने में 14 माइनॉरिटीज़ किलिंग्स हुई हैं और अभी रिसेंटली जो राहुल भट्ट की किलिंग हुई है वो आपकी ये निशानदेही करती है कि आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ। पर जो 85% लोग हैं जिनको इन्होंने वर्गमाली बनाया है, यरगमाली बनाया, हॉस्टेज बनाया, उनको सामने आना चाहिए। सारे लोग आतंकवाद के साथ नहीं है। कुछ बिंदु और इसमें जोड़ने थे। ये JKLF जो है इसकी बुनियाद मकबूल भट्ट ने रखी जो त्रेगाम कुपवाड़ा के थे। यासीन मलिक ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। 1982 में पहला टेररिस्ट हमारे यहाँ आया, अब्बासपुर POK में एक जगह है, पहली भर्ती 1982 की है। इनके साथ अशफाक मजीद वानी, जावेद नलका और यासीन मलिक, ये 3 मेन मुखिया थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस, प्रो इंडिपेंडेंस की आवाज़ लगाई और बंदूकें उठाई। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का आना, कम्युनल लाइंस पे उन्होंने जिहाद छेड़ा, इस्लामिक जिहाद, कश्मीरी पंडितों को भगाया। उसमें इनके भी कुछ टेररिस्ट जो उनके साथ में गए, वो जिसमें मैंने फिर बताया कि बिट्टा कराटे जैसे लोग, तो उन पे हमने कड़ी नज़र रखनी है। उनके साथ हमने सख्ती से पेश आना है। जो बाकी 85% है, मैं अजय कोल जी के बात से सहमत नहीं हूं कि गोली का जवाब गोली है। बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत पाकिस्तान से नहीं करनी है, बातचीत अपने लोगों से करनी है, अपने कश्मीरियों से करनी है। 1 लाख लोग मर गए जी, उसमें 1 लाख अगर हम कह रहे हैं कि मुसलमान मर गए, 700 कश्मीरी पंडित भी मर गए, 53 जो है कश्मीरी सिख भी मारे गए, तो किसकी जीत हुई है? जीत तो पाकिस्तान की हुई है जिन्होंने यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं पंडित जी। सज्जाद साहब, जो पंडित जी कह रहे हैं वो बात काफ़ी हद तक सही है। परसेंटेज का कोई फ़र्क हो सकता है, लेकिन 85% जो आबादी है वहाँ की वो आतंकवाद के साथ नहीं है, लेकिन वो आतंकवाद के खिलाफ सीधे तौर पर खड़ी नहीं दिखाई देती। क्या ये कमी आपको लगती है? देखिए विजय जी, एक चीज़ है, पंडित जी की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो कश्मीर में पिछले 40 सालों से जो किलिंग्स हुई हैं, उसमें कश्मीरी पंडितों का भी खून बहा, सिखों का भी खून बहा और वहाँ के मुसलमानों का भी खून बहा। बहरहाल खून खून होता है, खून इंसान का ही है। एक इंसान की जान जाना जो है हर किसी के लिए दुखित बात है। लेकिन एक चीज़ जो मैं देखा कि पिछले 40 साल में हमारी जो सेंटर में सरकारें रही हैं वक्तन फवक्तन, चाहे वो BJP की रही हो, कांग्रेस की रही हो, उनकी तरफ से भी जो एक हिपोक्रेटिक माइंडसेट का मुजाहरा किया गया, एक पॉलिटिकल एक माइलेज देने की कोशिश की वक्तन फवक्तन। कभी वाजपेयी जी के दौर में जो है वो हुर्रियत रहनुमाओं से बात करते हमें नजर आए, कभी कांग्रेस के लोग बात करते हुए नजर आए, कभी BJP के लोग जाके जिन्ना के मज़ार पे जाके कहा कि इन्होंने वो इतिहास बनाया है, और कभी आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह जी के दौर में हुआ। तो वक्तन फवक्तन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें कोई क्लियरिटी नहीं थी। मैं जो बातचीत की बात कहना चाहता हूं, वो बातचीत की बात कश्मीर के उन जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद को रिजेक्ट किया, जो कश्मीर में पीस चाहते हैं, जो जीना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट में हम पिसे न जाएं, हम मर न जाएं, कट न जाएं और बेगुनाह हमें मौत के घाट न उतारे जाएं। अभी हाल ही में देखा 5 अगस्त 2019 के बाद BJP ने काफ़ी उस पर ढोल बजाया, कहा कि सारे हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि एक कश्मीरी पंडित जो है अपने ऑफिस में सेफ नहीं है। आज भी ऐसे हालात हैं। टारगेटेड किलिंग को आप कैसे कहते हैं? जो आप कह रहे हैं कि आज सेफ नहीं है, तो टारगेटेड किलिंग को आप कैसे देख रहे हैं? टारगेटेड किलिंग्स भी ये गवर्नमेंट का फेलियर है। इसलिए है क्योंकि देखिए मेरे पास रीजन है, मैं रीजन बता रहा हूँ। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहाँ हालात सही नहीं है, एम्प्लॉयज जाना नहीं चाहते हैं, सरकारें वहाँ भेज रही हैं, उनको सेफ जगहों पे उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पा रही हैं। आज के दौर में हम देखेंगे कश्मीरी पंडितों का सारा हम एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ यार, कश्मीरी पंडितों ने हमेशा कुर्बानी दी। हमने 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार में जो है PM पैकेज में अपने बच्चों को वहां भेजा, ठीक है। आज तक उनको एकोमोडेशन नहीं है सरकार की, पर वर्तमान सरकार में ये दृढ़ता कम से कम है। जैसे ये NIA का गठन आप देख रहे हैं, क्या आपको मालूम है 3 साल पहले, नहीं एक सेकंड,
3 साल पहले हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमने एक याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे केस खोले जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने पहली पेशी में उसको खारिज कर दिया कि ये बहुत ज्यादा पुराना है। वो नथुराम गोडसे का केस उठाते हैं पर हमारा केस नहीं उठाया, 3 साल पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड आवर पिटीशन आउटराइट। सज्जाद साहब ठीक है, हमने यही मांग करी। जनार्दन सिंह जी, रियल इश्यूज है उसकी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जनार्दन जी, जो बात हो रही है गोली और बोली की, क्या आपको लगता है कि सरकार को, मौजूदा सरकार को वहां जो लोग हैं उनसे बातचीत शुरू करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? उन लोगों से करनी चाहिए जो बोली की बात करते हैं, गोली की बात नहीं करते हैं, हमारा ये मानना है। आप जो कह रहे हैं इस पर सरकार काम शुरू कर दी है। आपने देखा है कि वहां से जो हमारे पंच जो चुनकर के आए हैं नीचे से, उन सारी लोगों से बात हुई। पंचायतों के चुनाव वहां शुरू हुए, कई एक स्तर पर वहां चुनाव मैंने शुरू हुए और उन सारे लोगों से सरकार बात भी कर रही है। और वास्तविकता यह है कि वहां तो कुछ % लोग ही पूरे आतंकवाद को वहां साया बना करके और अपना मेजर जनरल सिन्हा, एक लाइन आपसे भी जानना चाहता हूँ आखिरी कमेंट के तौर पर। आप समझते हैं कि गोली का जवाब गोली या गोली का जवाब गोली? क्योंकि आपने गोली के जवाब में गोली बहुत चलाई है। उनमें गोली जिनके गोली के जवाब जिनको गोली से देना चाहिए उनको सरकार दे रही है, लेकिन जिनके मेजर जनरल सिन्हा संभव है छोटा सा जवाब, सबके विकास के प्रति सरकार भी वहां काम कर रही है। आपने ये दोनों दोनों चलती हैं, गोली एंड बोली ना, जो ये है ये चलती हैं। अब बोली है डेमोक्रेसी के अंदर में गोली का भी जवाब। एक मिनट सिंह साहब, मेजर सिन्हा साहब को छोटा सा जवाब चाहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। सिन्हा साहब ठीक, सिंह साहब ठीक है जी। देखिए, डेमोक्रेसी में बोली जो होती है वो जनता के बैलेट, जब आपको ग्रास रूट लेवल पे आपने पंचायत इलेक्शन करवाया, आपने तो इन जगहों पे आपने देखा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का जो हुआ, तो वो तो एक संवाद ही है ना। ठीक है सर, मगर ये जो चीजें हैं हाइब्रिड वॉर को नहीं रोक जी, ये भी आपको क्लियरिटी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल पर एक सवाल पूछा था कि क्या यासीन मलिक की सजा अलगाववादियों के लिए एक सबक होगी, सबक बनेगी? इस पर लोगों की राय हमें मिली है। 86% लोग, 86% लोगों ने हाँ कहा है, यानी उनको लगता है कि इस सजा से सबक मिलेगा अलगाववादियों को। लेकिन 14% जनता, 14% लोग नहीं समझते कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। क्या यासीन मलिक की सजा अलगाववादियों के लिए सबक बनेगी? इसमें 86% लोग समझते हैं ऐसा। आपने हमारे पैनलिस्ट की राय सुनी, राजनेताओं की राय सुनी, हमारे जो दर्शक हैं उनकी राय को भी देखा, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं किसी भी परिस्थिति में जान से मारना या हत्या करना या आतंकवाद को अच्छा नहीं मानता हूँ। लेकिन आज यही आतंकवाद आज़ादी के 75 साल बाद देश को खोखला कर रहा है। कुछ लोग आज़ादी के नाम पर देश की भविष्य की रगों में विद्रोह की आग जला रहे हैं। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए उन्हें हथियार थमा रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि एक दिन उनका भी घर उसी आग में जलता दिखेगा। हम आज जैसा बोएंगे भविष्य में वही काटेंगे। कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा बचपन से बंदूक उठाकर आतंकवादी बन जाए, क्योंकि बच्चों के हाथ में कलम शोभा देती है, ना कि बंदूक। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, पहला शांति और अमन का, और दूसरा आतंक और डर से भरा। इन दोनों रास्तों में से आप किस तरफ जाना चाहते हैं या आप पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ अमन का रास्ता ही जिंदगी की ओर ले जाता है।